मैं प्रदीप कुमार सिंह, सहायक अध्यापक समाज विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करने से पहले आप ये जानेंगे कि क्रांति क्या है, क्रांति किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थाओं में जब लोगों का और अधिक दिनों तक रहना असहनीय हो जाता है और उस व्यवस्था के खिलाफ लोगों के अंदर एक जन आक्रोश की भावना फैलती है या पनपती है और उस व्यवस्था के खिलाफ जो विद्रोह होता है वह क्रांति कहलाता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है या फ्रांसीसी क्रांति का उदय कैसे हुआ या फ्रांसीसी क्रांति किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुई। इन सब सारी चीजों को हम आगे विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति मतलब 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जो शासन था वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासकों की सड़ी गली पुरातन व्यवस्था चल रही थी। और इस व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था इसलिए कहा गया क्योंकि यह प्राचीन तानाशाही साम्राज्यवादी व्यवस्था का ही एक अंग थी। और जो लुई 16वां था और उसकी जो विवेकहीन रानी थी वह इस व्यवस्था की पक्षधर थे। और लुई 16वां जिस समय फ्रांस का शासक बना उस समय उसकी आयु जो थी वह बहुत कम थी, यानी कि लगभग वह 16 वर्षों का था जब वह फ्रांस का राजा बनता है। और उस समय जो राजकोष होता है वह एकदम से रिक्त रहता है। लेकिन लुई 16वां जो है वह विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था और इस नाते उसके राज्य में जनता जो है अनेक कठिनाइयों का सामना कर रही थी। तो फ्रांस की क्रांति के जो प्रमुख कारण हैं वो हम आपको आगे अभी बताएंगे। तो जो फ्रांस की क्रांति के जो प्रमुख कारण थे वो निम्न 3 कारण थे। पहला है आपका राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। नंबर 2 है सामाजिक कारण। और तीसरा है आपका आर्थिक कारण। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के जो 3 प्रमुख कारण थे वह है, पहला है आपका राजनीतिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण और तीसरा है आर्थिक कारण। तो इस तरह से आपने देखा। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि राजनीतिक कारण किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी रहा। तो राजनीतिक कारण में भी आप देखेंगे, पहला है निरंकुशता। या हम कह सकते हैं कि निरंकुश शासन, निरंकुश शासन। तो फ्रांस का लुई 16वां एक निरंकुश और अत्याचारी शासक था। वह जनता के कल्याण की बातों को वो सोच भी नहीं सकता था। जनता उसकी किस हालत में है इसका उसके लिए कोई मतलब नहीं था। तो ये जो सारी कठिनाइयां जनता के सामने दिन ब दिन आती गई तो जनता भी लुई 16वां के शासन से एकदम से उबने लगी और उसकी व्यवस्था में रहने का मतलब ये था या तो वहाँ की जनता छटपटा करके मर जाए। यहाँ तक कि जब लुई 16वां और उसकी पत्नी नगर का भ्रमण करने के लिए निकलते थे तो भूख प्यास से वहाँ की जो व्याकुल जनता हुआ करती थी वह उनके पीछे पीछे दौड़ती और दौड़ते समय वहाँ की जनता जो है मुझे रोटी दो के नारे लगाती।
तो भूख से अनजान, या हम कह सकते हैं कि उस लुई 16वां की पत्नी जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, वह विवेकहीन रानी जनता से बोलती है कि अगर तुमको रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खा लेते। अब बताइए, जिस जनता को रोटी नहीं नसीब हो रही है, जो कि सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और सबसे आसान तरीके से उपलब्ध होने वाली चीज़ रोटी है, जिसको रोटी नहीं नसीब हो रही है, उस विवेकहीन रानी ने कहा कि अगर रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खा लेते। तो जनता एकदम से इनकी शासन व्यवस्था में एकदम ऊब गई और इस व्यवस्था को, इस निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एकत्रित हुई और लुई 16वां के खिलाफ जन विद्रोह करने का कार्य किया। और दूसरा जो पॉइंट है आपका, वह है पृथक न्यायालय, पृथक न्यायालय तथा कानून, तथा कानून। पृथक न्यायालय तथा कानून। तो फ्रांस का जो शासन प्रक्रिया थी या न्याय प्रक्रिया थी, वह दोषपूर्ण थी। दोषपूर्ण किस लिए थी? क्योंकि सभी जातियों के लिए पृथक पृथक, यानी कि भिन्न भिन्न तरह के, अलग अलग तरह के न्यायालय बनाए गए थे। किसी को कम अपराध के लिए अधिक दंड दे दिया जाता था और किसी को जघन्य अपराध करने के लिए कम सजा उनको दी जाती थी। तो ये जो दोषपूर्ण रवैया था, ये जो दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी, यह अन्य जातियों के अंदर एक विद्रोह की भावना पैदा की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी एक ही समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग शासन का प्रबंध किया जाए या अलग अलग न्याय की व्यवस्था की जाए। तो ये जो पृथक न्यायालय और कानून था, ये निश्चित ही फ्रांसीसी समाज के लिए दोषपूर्ण था, जिसको वहां की जनता सह नहीं पाई और क्रांति के लिए वह अग्रसित हो गई या आगे बढ़ने का क्रांति के माध्यम से फैसला किया इन लोगों ने। और तीसरा जो आपका पॉइंट है वह है सैनिक असंतोष, असंतोष। अब आप देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति में सैनिक असंतोष की क्या भूमिका थी, क्योंकि ये सैनिक जो है लगातार युद्ध होते रहने के कारण ये भी थक गए थे, रक्तपात से ऊब गए थे। लेकिन तानाशाही रवैया के कारण इनके अंदर, सैनिकों के अंदर असंतोष की भावना पैदा हुई और यही असंतोष की भावना जनसाधारण वर्ग के लिए एक कह सकते हैं कि एक शक्ति का कार्य किया कि उनके मन में ये बात आई कि अब सैनिक भी जो है वह लुई 16वां के शासन का साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये जो इस तरह की भावना लोगों के अंदर आई, एक बल मिला कि अब हमारे सैनिक भी राजा का साथ नहीं दे रहे हैं, वह भी इस रक्तपात से ऊब चुके हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने राजनीतिक कारण में निरंकुशता यानी कि निरंकुश शासन राजा का, और दूसरी जो पॉइंट है वो है पृथक न्यायालय तथा कानून का अध्ययन किया। और अगली पॉइंट जो आपकी आती है, या तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राजनीतिक उथल पुथल के परिणाम स्वरूप फ्रांस में क्रांति का माहौल बना। और जो दूसरा पॉइंट है आपका वह है सामाजिक कारण। नंबर 2 है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। तो आप देखेंगे कि किस तरह से सामाजिक कारण फ्रांस की क्रांति में अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया। तो जो सामाजिक कारण था, जो फ्रांस का समाज था, वह वर्गों में बटा हुआ था। यानी जो पहला पॉइंट आपका आएगा वो है वर्ग भेद। वर्ग भेद, इसमें आप समझेंगे कि जो फ्रांस का समाज था वह 3 वर्गों में विभाजित था। नंबर 1 पादरी वर्ग, नंबर 2 कुलीन वर्ग और नंबर 3 जनसाधारण, कृषक या दास। ये सारे लोग तीसरे में आते थे।
आते हैं। तो पहला जो आपका है, पहला नंबर है पादरी वर्ग। पादरी वर्ग। और दूसरा है आपका कुलीन वर्ग। और नंबर 3 है आपका जनसाधारण वर्ग। जन साधारण वर्ग। पहला है पादरी वर्ग, दूसरा है कुलीन वर्ग और तीसरा है जनसाधारण वर्ग। तो पहला नंबर आप देखेंगे कि पादरी वर्ग, कि फ्रांसीसी समाज में पादरी वर्ग की क्या स्थिति थी। तो यह वर्ग जो था यह सबसे उच्च वर्ग की श्रेणी में आता था। तो कहने का मतलब कि फ्रांस का जो समाज था उसमें सबसे जो अच्छी स्थिति थी वह पादरियों की थी, और इनका जो जीवन होता था वह विलासितापूर्ण हुआ करता था। इनके पास धन संपदा अत्यधिक रहती थी, तो ये जनता पर अत्याचार भी करते थे और अपना जो जीवन है वो विलासितापूर्ण व्यतीत करते थे। जो दूसरा नंबर आपका है कुलीन वर्ग का, तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग की जो स्थिति थी समाज में वो एक जैसी थी। कहने का मतलब है कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों वर्ग जो है विलासी जीवन व्यतीत करने का आदी था, और पूरे फ्रांस की राजकोष में इनका जो था वह बहुत ही बड़ा एक हिस्सा हुआ करता था, या ये अपने मन से या अपने ढंग से ये पैसे को अपने तरीके से अपनी विलासिता के ऊपर खर्च किया करते थे। जिससे क्या हुआ कि जो वहाँ की जनसाधारण वर्ग थी या जो वहाँ की जनता थी वह एकदम से परेशान हो गई। और तीसरा जो था वो था जनसाधारण वर्ग। इनकी जो स्थिति थी समाज में वह इन दो लोगों की स्थितियों से, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग की स्थिति से काफी भिन्न थी। ये समाज के दबे कुचले हुए लोग थे और इन पर पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों वर्ग इनका शोषण करता था। जैसे ये इनमें जो है छोटे मोटे कृषक आते थे, मजदूर आते थे, दास आते थे। तो ये जो इनकी स्थिति थी फ्रांसीसी समाज में वह बहुत ही निम्न स्तर की थी। और ये जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग हुआ करते थे इनका शोषण करते थे, इनका मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, ये और इस तरह से। तो कहने का मतलब कि जनसाधारण वर्ग की स्थिति बहुत ही निम्न थी, दयनीय थी, जिनका शोषण पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग मिलकर के किया करते थे। अब जो फ्रांसीसी क्रांति में जो तीसरा पॉइंट आपका है, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप मशीनों का प्रचलन बढ़ गया, और जब मशीनों का प्रचलन बढ़ गया तो जो ये शिल्पकार थे वह बेकार हो गए, और ऐसी स्थिति में उनमें असंतोष की भावना आ गई। तो इस तरह से आपने देखा कि आर्थिक कारण के परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग का शोषण होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, और शिल्पकारों की बेकारी भी एक प्रमुख कारण रही। टाइल और टाइल जो दो प्रकार के कर लगाए गए, जनता पर ये अतिरिक्त बोझ पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंदर जन विद्रोह की भावना फैली। तो इस तरह से ये जो सारी स्थितियां फ्रांस की क्रांति में एक के बाद एक उत्पन्न होती चली गई। जब स्थिति एकदम से विकट हो गई, यानी कि जब स्थिति विस्फोटक हो गई, तो जब लुई 16वां को ये लगने लगा कि अब और अधिक दिनों तक फ्रांस में रहना उचित नहीं है, तो वो क्या किया कि वो अपनी पत्नी, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, रानी नाम था उसका एनोएनेत, ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी उसका नाम था एनोएनेत, जो कि इसको हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, लुई 16वां की जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और नाम था इसका एनोएनेत। नाम था इसका एनोएनेत। तो जब इन लोगों को ये लगने लगा
कि अब स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो ये क्या किए, ये दोनों भाग करके वर्साय चले गए। लेकिन पेरिस की 10,000 महिलाओं ने इनका पीछा किया और वर्साय से पकड़ करके इनको ला करके पीट पीट करके लुई 16वां और उसकी पत्नी को मार डाला गया। तो चूंकि पेरिस की 10,000 महिलाएं वर्साय गई और वहां से पकड़ के लेके आई, तो इतिहास में जो यह घटना है, इतिहासकारों ने इसे चुड़ैलों के धावा के नाम से भी संबोधित किया। ये जो महिलाओं का जो ये आंदोलन था इस तरह का, लुई 16वां को पकड़ना फिर उनको ला करके मार डालना, तो इतिहास में ये चुड़ैलों के धावा के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। तो आपने आज इस वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति जो कि 14 जुलाई 1789 को आरंभ हुआ, उसके कारणों में आपने जाना कि किस परिस्थितियों में ऐसे कौन कौन से कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, फिर इसके बाद आर्थिक शोषण या आर्थिक कारण में किस तरह से ये जो सारी चीज़ें आपके सामने आई एक के बाद एक, तो ये जो सारी स्थितियां बनी ये क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में दूसरे